तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने विषय के साथ में। मैम, बेहद ज़रूरी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल आता है, ज़्यादातर कपल्स के मन में एक सवाल आता है कि एज फैक्टर जो है वो आईवीएफ में कितना काम करता है। अमूमन ये कहा जाता है कि जो 35 से ज़्यादा उम्र के जो कपल हैं उनमें ज़्यादातर आईवीएफ की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे कि क्या एज सही होती है, क्या कम उम्र के लोगों में भी ये दिक्कत हो सकती है और उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये एक भ्रांति ही कहूँगी मैं कि लोगों में एक ये भ्रांति है कि आईवीएफ एक हायर एज का ट्रीटमेंट है, जबकि ये देखा गया है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें यंग एज में ही फर्स्ट स्टेप, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या सीमन में काउंट और मोटिलिटी बहुत कम है, या कभी कभी शुक्राणु होते ही नहीं हैं सीमन में और हमें टेस्टिस में से सुई डाल के बायोप्सी लेके निकालने पड़ते हैं, या अगर और बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आईयूआई मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुका है, तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें यंग एज में ही, चाहे वो 27-28 साल की ही लड़की हो, हमें फर्स्ट ऑप्शन आईवीएफ की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं बढ़ेंगे तो समय रहते डिग्रेडेशन आएगा। दूसरी बात जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपने सुना होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते जाते हैं, उसी तरीके से आईवीएफ के द्वारा होने वाली प्रेगनेंसीज के चांसेस भी कम होते जाते हैं। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एग्स का ना केवल नंबर कम होता जाता है बल्कि उनकी क्वालिटी भी गिरती जाती है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही एज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम पर से एक प्रेगनेंसी इन एडवांस्ड एज की बात करें, हम आईवीएफ को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, तो भी आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं कि 37, 38, 40 साल की महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, बच्चों के अंदर होने वाले बनावटी जो खराबियां हैं, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस, और ये सब आईवीएफ पे भी लागू होगा अगर महिला की एज ज़्यादा है। कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुछ मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जो आपने सुना, डाउन सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, उनकी प्रोबेबिलिटी हायर एज ग्रुप में बढ़ती चली जाती है। तो ये एक, और प्रेगनेंसी के चांसेस ऑब्वियसली कम होते चले जाते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला बीपी, ये सब चीज़ों का रिस्क बढ़ती हुई उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तो वैसे भी हमें प्रेगनेंसी कोशिश करके थोड़ा यंग एज में ही करनी चाहिए, प्रेफरेबली अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं। दूसरा, आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि एज का क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि एक हाई एज में ही हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, जबकि हाई एज पे जाते जाते आईवीएफ द्वारा होने वाली प्रेगनेंसीज़ की सक्सेस रेट भी बहुत कम होने लग जाती है। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पर सीमन में स्पर्म का काउंट बहुत कम है, लेकिन वेट करते करते, क्योंकि हस्बैंड्स नॉर्मली एक डिनायल में रहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉब्लम है इन्हीं को है, आप इन्हीं का ट्रीटमेंट करिए, तो उस चक्कर में वो बहुत सारा समय ख़राब कर देते हैं। और जब नियरिंग 40 की एज में हमारे पास आते हैं, तब तक वाइफ के एग्स भी बहुत कम हो चुके होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डिले किया प्रेगनेंसी को या आईवीएफ को, तो कई बार आपको डोनर एग या डोनर स्पर्म पे भी जाना पड़ सकता है। वहीं अगर आप समय रहते ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जर्नी सेफ़र रहेगी, ज़्यादा स्मूथ रहेगी, और आप खुद के एग और स्पर्म से प्रेगनेंसी के हायर चांसेस पा सकेंगे। और उसको कम स्वीकार भी करते होंगे लोग कि मुझे दूसरे के एग से स्पर्म, वो बिल्कुल, हर कोई एक बायोलॉजिकल पेरेंट बनना चाहता है अपने चिल्ड्रन का। बिल्कुल मैम, अब हम आते हैं कि जब कोई भी कपल ये डिसाइड कर लेता है कि अब हमें आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना है, और आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सही काउंसलिंग की, जो आप लगातार उनके साथ में संवाद करते होंगे, या मैं इसको कहूँ कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। उस समय मेंटल स्ट्रेस भी रहता होगा उस फीमेल, स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। एग्जैक्टली। तो क्या आप लोग उस समय उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या उनको सही तरीके से उनकी जो सबसे हैप्पी, उनकी जो वो यात्रा पे वो जाने वाली जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्या आप लोग को एडवाइस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज भी हम देखते हैं ओपीडी में बहुत सारी महिलाएं अकेली आ जाती हैं, या अपनी किसी फ्रेंड को, किसी भाभी को लेकर आ जाती हैं।
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जब भी आप निसंतानता की ही हम बात कर रहे हैं, आईवीएफ भी ज़रूरी नहीं है, बट जब भी आप किसी निसंतानता विशेषज्ञ से मिलने जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ जाना चाहिए, साथ काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने चाहिए और साथ ही उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने देखा है कि जहाँ पर हस्बैंड का इमोशनल मॉरल सपोर्ट रहता है, वो उस जर्नी में उनके साथ रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जितने उनके मिथ्स हैं जिनकी अभी हमने बात की थी, उनको एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस हमने ये भी देखा कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि क्या हमें पूरा बेड रेस्ट करना है, किस तरह की हमें डाइट लेनी है। तो बेड रेस्ट का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस हाँ आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड रखें। वो वैसे भी आप इतनी स्ट्रेनस, बहुत भारी वजन उठा रहे हैं या बहुत दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, ये तो आमतौर से कोई करता भी नहीं है। आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, घर में खाना बना सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। आपको डाइट हेल्दी लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, ऑयली स्पाइसी कम खाइए, डी स्ट्रेस रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है आप गार्डनिंग करिए, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है आप म्यूज़िक सुनिए, अपने दोस्तों से बात करते रहिए और जितना नॉर्मल रूटीन में रहेंगे उतना ही हमने देखा है कि रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। बिल्कुल खुश रहना है ताकि बच्चे पे भी उसका अच्छा एक असर आएगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। मैम अब हम आपसे एक ऐसा सवाल करेंगे जो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है कपल से। हम आईवीएफ की बात करते हैं, हम निसंतानता की बात करते हैं, लेकिन कोई भी कपल उस स्टेज तक ना पहुँचे तो वो किस तरह की लाइफस्टाइल को आगे कैरी करे कि वो आसानी से वो माता पिता बनने का जो सुख है वो उनको मिल सके। या इसको हम ऐसे पूछें कि अमूमन जो कपल हैं वो क्या गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से निसंतानता फेस करनी पड़ती है। देखिए आजकल का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है, शादियां लेट हो रही हैं और अपना करियर ऑप्शंस, ठीक है सबको अपना करियर की तरफ भी ध्यान देना है, बट बायोलॉजिकल क्लॉक किसी की वेट नहीं करती, तो वो समय निकलता चला जाता है। शादियां लेट होने के बाद भी 4, 5, 6 साल तक बच्चों की प्लानिंग नहीं हो पाती है। और कई बार क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो साथ रहना ही प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाता है। तो मेरा ये मैसेज है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। फैमिली भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना करियर है, और आगे बहुत सारी फिर दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे पास कपल्स आते हैं, बेस्ट एज जो मैं आपको कहूँगी वो अर्ली 20s से लेके और 30 तक की मैं आपको कहूँगी ये बेस्ट एज है। अर्ली 30s में भी 32-33 में भी आजकल हमने देखा कि एग्स का नंबर काफ़ी जल्दी कम होने लग गया है। दूसरा कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, वेट बढ़ रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, सीमन में काउंट मोटिलिटी कम हो रहा है, तो ये सारा ही उन चीज़ों से रिलेटेड है। 10 साल पहले जो हम चीज़ें 40 की एज में देखते थे, आजकल वो चीज़ें हमें 30s में नज़र आ रही हैं। आप कैसी सोच रखते हैं, कितने स्ट्रेस में हैं, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आप कैसा खाना खाते हैं, जंक फूड का यूज़ बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। जितना हो सके हेल्दी फूड लें, डी स्ट्रेस रहें, पॉजिटिव रहें और सही समय पे प्रेगनेंसी प्लान करें। और मैं पुरुषों को भी उतना ही बड़ा योगदान है, ये भी अमूमन ऐसा होता है जी। ये तो है ही, क्योंकि जब हम वाइफ को काउंसिल करते हैं, हम साथ साथ हस्बैंड को कहते हैं कि अगर इनको वजन कम करने की जरूरत है तो आपको भी साथ साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग एक बहुत आजकल कॉमन हो गया है, तो स्मोकिंग है, टोबैको का यूज है, इन सब चीजों को कम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। ना केवल फर्टिलिटी में आपको हेल्प मिलेगी, बल्कि आपका वेट, आपका बीपी की प्रॉब्लम्स, आजकल जो सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं यंग लोगों के अंदर, इन सब से आपको बचाव मिलेगा। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आप हमारे साथ इस सार्थक चर्चा में शामिल हुई और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक जो इस एपिसोड को देखेंगे उन तक पूरी एक जानकारी पहुंची है और वो सही समय से जो अपनी एक ट्रैवलिंग है माता पिता बनने की, उस पर सही समय से वो बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के विषय में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।